हेलो बच्चों, कक्षा 10 अध्याय 11 वित्त से संबंधित क्षेत्रफल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो वस्तुनिष्ठों की सीरीज हमारी चल रही है वह आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। इस सीरीज के अलावा आपको वस्तुनिष्ठों की तैयारी और कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लगभग 100% वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है। एमपी बोर्ड क्लास 10th में आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे, जो हमारी इस सीरीज से सभी कवर हो जाएंगे। आपको केवल ध्यान से क्वेश्चन देखना है और यहीं से सभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। आपने देखा होगा कि जो वृत्त होता है उस वृत्त में एक तो होता है त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड हम कहेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक थीटा कोण का त्रिभुज मान लें, यहाँ पे हम मान लें कि जो कोई थीटा कोण का कोई त्रिभुज है, तो जो एक खंड कट गया, किसका? वृत्त का जो खंड कटेगा, इसी वृत्त के खंड को हम कहेंगे त्रिज्या खंड। जो एक खंड है यहाँ पे इतना, इस खंड को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल है उसके लिए हमें देखना है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस वृत्त खंड के जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का ये खंड है इसी का क्षेत्रफल है जी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे थीटा का मान होगा, यदि यहाँ पे कोई कोण बना है तो वह थीटा का मान होगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? यदि कोई भी वृत्त है और उस वृत्त की परिधि हमें दी गई है, तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो त्रिज्या से दुगनी होती है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। कहाँ तक की दूरी होती है? परिधि तक की दूरी होती है। यहाँ पे हमें परिधि 44 दी गई है। जो परिधि जी है, जी हमें कितनी दी गई है? जी हमें परिधि 44 दी गई है। और जो व्यास है जी, ये व्यास जो है वो त्रिज्या का कैसा होता है? दुगना होता है। तो हमें परिधि दी गई है, तो परिधि के बराबर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वृत्त की परिधि क्या होती? 2 पाई आर बराबर हम कहेंगे 44, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे निकालने के लिए हम करेंगे 2 पाई आर बराबर 44। तो आगे करके देखेंगे हम कि 2 पाई आर बराबर 44। इसके बाद हम यहाँ को 2 पाई को इस साइड लेके आएंगे, तो हमारा जो पाई का मान होता है, आपको पता होगा कि पाई का मान हमारा 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। तो वो मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसकी जगह पे यदि हम वो मान पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 22/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22/7। और 2 और 22/7 को हम इस साइड लेके आएंगे, तो हमारा आर बराबर निकलेगा, आर बराबर 44 गुणा 7/2 गुणा 22, क्योंकि 22/7 इस साइड आया, यहाँ पे ऊपर था हमारा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। यही मान तो था अभी हमारा। तो ये दोनों इस साइड आए तो 22 गुणा में है, इस साइड आया, नीचे आ गया भाग में। और जो 22/7 था जो उल्टा होके इस साइड आया तो 7/22 हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, तो आर बराबर हमारा क्या हो गया? आर बराबर हो गया हमारा, आर बराबर हो गया 44 गुणा 7/2 गुणा 22। इससे हम कट करेंगे तो 22 दूनी 44
और 2 से 2 गया तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर हमारा आ गया 7। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्यास। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम इसमें व्यास निकालने के लिए, d निकालने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14। तो इसलिए हमारा जो व्यास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 14 व्यास हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा 14, क्योंकि हमें परिधि दी गई थी और व्यास निकालना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो वृत्त का हमें व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, वृत्त का हमें व्यास दिया गया है और हमें यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो यदि आपको वृत्त का व्यास दिया गया हो और आपको त्रिज्या बतानी है तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है और त्रिज्या व्यास से आधी होती है। क्योंकि जो वृत्त की वृत्त की परिधि है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। और यदि हम व्यास कहें तो व्यास वह सबसे बड़ी रेखा होती है जो वृत्त की दोनों साइड को छुए, मतलब परिधि को परिधि से मिलाए और केंद्र से होके जाए। तो हम कह सकते हैं परिधि को परिधि से मिला रही है ये वाली रेखा और केंद्र से होके जा रही है। तो यही वृत्त की क्या होती है, यही वृत्त का व्यास होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 त्रिज्याएं निकल रही हैं, एक इस साइड त्रिज्या और एक इस साइड त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी और तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या को यदि हम दुगना कर दें तो वृत्त का व्यास निकलेगा और यदि हमें व्यास दिया गया है और उसको आधा कर दें तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये क्या कहलाएगी, ये जीवा होती वृत्त की ये क्या कहलाती, जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती, वृत्त का व्यास होती है, क्योंकि जीवा भी परिधि को परिधि से मिलाती है, लेकिन जीवा केंद्र से होके नहीं जाती है, बस केंद्र को टच नहीं करेगी जीवा। और यदि परिधि को परिधि से कोई मिलाए तो वो जीवा कहलाती है, और अगर परिधि को परिधि से मिलाए और केंद्र से होके जाए तो उसको हम व्यास कहेंगे। तो हमें पता है कि जो व्यास होता है 2r बराबर d होता, मतलब d मतलब व्यास, r मतलब त्रिज्या। तो 2r, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पे हमें व्यास दिया गया था, हमें त्रिज्या निकालना है तो हम 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई है। अगला चौथा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यदि कहें कि वृत्त की जो परिमाप है और क्षेत्रफल है संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकलेगी, 2 मात्रक निकलेगी। कितनी निकलेगी, 2 मात्रक उस वृत्त की त्रिज्या निकलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो अभी हमने देखा था कि वृत्त के वृत्त खंड, तो त्रिज्या खंड क्या होता, त्रिज्या खंड यदि हम किसी वृत्त को इस प्रकार से काट दें तो जो हमारा जो खंड बचा है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा त्रिज्या खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा, नहीं सॉरी, त्रिज्या खंड हमारा कहलाएगा। यहाँ पे हमें त्रिज्या खंड दिया गया है तो जे वाला त्रिज्या खंड कहलाएगा। जे वाला क्या होगा, जो जे वाला हमें दिया गया है जे हमारा त्रिज्या खंड होगा। क्या होगा, त्रिज्या खंड होगा। जो हमारा वृत्त खंड कहलाता, जब हम इसको यहाँ से वृत्त को काट दें तो जो वृत्त का एक खंड हो गया तो इसको हम नीचे वाला कहेंगे छोटा लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला जो दिया गया है वाइट ये पूरा दीर्घ वृत्त खंड हो। जी छोटा नीचे लाल वाला क्या हो गया, जी हमारा लघु वृत्त खंड हो गया। तो जे है त्रिज्या खंड हमारा और वो हो गया हमारा वृत्त खंड। तो यहाँ पे हमें किसका क्षेत्रफल बताना है, हमें बताना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। कितना होता, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक महान भारतीय गणितज्ञ ने पाई का सन्निकट मान दिया। तो जो पाई का मान देने वाले हैं वे कौन से हैं, वे हमारे आर्यभट्ट हैं। कौन से हैं, आर्यभट्ट ने हमें पाई का मान बताया था। कौन सा मान बताया था, आर्यभट्ट ने हमें पाई का मान बताया था। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, त्रिज्या खंड के संगत चाप की माप
क्या कहलाती है? तो त्रिज्या खंड के जो संगत चाप है उसकी माप कहलाती है चाप की लंबाई। क्या कहलाएगी? चाप की लंबाई। आपको याद रखना है कि त्रिज्या खंड के संगत चाप की माप, त्रिज्या खंड के संगत चाप की जो माप होती है वो चाप की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? चाप की लंबाई कहलाती है। अगला 8वां क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र की माप क्या कहलाती है? तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र की माप क्या कहलाती है? तो घिरे हुए क्षेत्र की जो माप है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाती है। अगला 9वां क्वेश्चन है हमारा, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का क्या कहलाता है? तो वह उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? वह उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा। फिर से देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से संबद्ध हो उस वृत्त का क्या कहलाता है? तो वह उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। अगला 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? देखिए आप लोग फिर से कि वृत्त की जो चाप है, वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? तो केंद्र पर जो बना कोण है उसमें संबंध क्या है? तो हम बताएंगे कि चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या। कोण का त्रिज्या में गुणा कर दें तो चाप निकल आता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वृत्त का चाप और वृत्त की त्रिज्या, चाप और त्रिज्या दोनों में केंद्र पर बने कोण से क्या संबंध होता है? तो जो संबंध है वो कोण गुणा त्रिज्या होता है, चाप बराबर। याद रखना है आपको। अगला 11वां क्वेश्चन है, त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है? तो त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है? तो उस चाप की वह लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाती है? उस चाप की लंबाई कहलाती है कि त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है? तो उस चाप की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबाई कहलाएगी। तो इसका आंसर लंबाई होगा। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि वृत्त के चाप की लंबाई होगी। तो वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है? तो वृत्त के चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला है θ/180 पाई आर। क्या है? θ/180 गुणा पाई आर। तो ये आपको याद रखना है कि θ/180 गुणा पाई आर। हमारी जो सीरीज चल रही है वो वार्षिक परीक्षा की दृष्टिकोण से चल रही है और यह 100% आपके वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्ट आने की संभावना है। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आपका जो वार्षिक परीक्षा का स्कोर होगा वो ऑब्जेक्टों से स्कोर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे। हमारा आपसे वादा है कि जो हम ऑब्जेक्ट आपको करवा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपके सभी किसी भी प्रकार की आप परीक्षा अध्ययन, दिग्दर्श का, ज्ञानालोक, कोई भी मटेरियल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 90% वस्तुनिष्ठ सभी आपकी दिग्दर्श का अध्ययन में से हैं। आप देख भी सकते हैं। तो आपको कोई भी अलग अलग प्रकार की परीक्षा अध्ययन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी में आपके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आप बस वीडियो ध्यान से देखते जाएं और शेयर करते जाएं कि आपके दोस्तों तक भी ये पहुँचे। हाँ, अगला 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं? तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं? तो वृत्त की हम जीवा कहते हैं। तो आपको समझे, फिर से समझे कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड कोई एक वृत्त है और इस वृत्त पर कोई दो बिंदु स्थित हैं। यहाँ पे हम मान सकते हैं दो बिंदु स्थित हैं। तो जो दो बिंदु हैं इनको जो मिलाने वाली रेखा है, मतलब हम कहें परिधि को परिधि से जो टच करने वाली रेखा है वो वृत्त की क्या कहलाती है? वो वृत्त की जीवा कहलाती है। यहाँ पे यही कहा गया है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पर जो दो बिंदु स्थित हैं उसको जो मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा को हम क्या कहते
कहते हैं? तो इस रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि बराबर होगी। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि बराबर होगी। तो आपको अभी हम बता चुके हैं कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। क्या वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? परिधि बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 2πr। r यहाँ पे त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 भी मान पाई का माना जाता है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। आपको याद रखना है वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाई का मान क्या है? तो अभी हम बता चुके हैं आपको पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। याद रखना है पाई का जो मान है वो 22/7 या 3.14 है। और ये मान सानिकट मान है, फिक्स मान पाई का पता नहीं है। आपको यही मान याद रखना है 22/7 या 3.14। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन है वृत्त के व्यास d एवं त्रिज्या r में संबंध होगा। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या से कैसा होता है? दुगना होता है, क्योंकि एक त्रिज्या जे और दूसरी त्रिज्या जे, तो क्या बन गया जे व्यास बन गया हमारा। क्या बन गया? जे व्यास। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या से दुगना होता है। कितना होता है? दुगना। तो हम किसको दुगना करेंगे? हम यहाँ पे त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो वह व्यास के बराबर हो जाएगी। तो d बराबर 2r हो सकता है, या d/2 बराबर क्या होगा? यदि एक तो d बराबर 2r हो सकता है, या d/2 बराबर भी r हो सकता है, या हम व्यास में 2 का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या निकल आएगी। 17वां क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जहां p डिग्री आंशिक कोण है। तो यहाँ पे हम कहेंगे r त्रिज्या वाले, त्रिज्या क्या दी गई है? हमें त्रिज्या दी गई है, r दी गई है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कोण का मान हमें दिया गया है थीटा की जगह p। तो यहाँ पे थीटा की जगह p डिग्री दिया गया है। ये है हमारा आंतरिक कोण। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, हमारा फॉर्मूला था तो हम देखेंगे यहाँ पे कि p डिग्री बटे 720 गुणा 2πr²। हम क्या कहेंगे? p डिग्री अपॉन 720 गुणे 2πr² कह सकते हैं। तो याद रखना है आपको। अगला 18वां क्वेश्चन है वृत्त के किसी एक भाग को वृत्त का क्या कहते हैं? तो वृत्त के किसी एक भाग को हम वृत्त का चाप कहते हैं। क्या कहेंगे? वृत्त का चाप कहते हैं। तो वृत्त के किसी एक भाग को वृत्त का क्या कहते हैं? तो वृत्त का चाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होगा। तो त्रिज्या r वाले वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वृत्त का क्या क्षेत्रफल बराबर होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। कितना होता है? πr²। यदि कोई वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका फॉर्मूला होगा πr²। क्या होगा? πr²। तो यहाँ पे हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? πr² के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाएं और याद करते जाएं। 20वां क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण होगा। तो 1 मिनट की सुई के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा सुई होती है, घड़ी जो होती है, वो हमारी जो घड़ी होती है वो वृत्त के आकार की होती है, और वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? हमें बताना है कि जो वृत्त का हमारा कोण होता है वो एक पूरे वृत्त का कोण कितने का होता है। तो आपको पता ही होगा कि वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री का कोण होता है। और जो सुई होती है हमारी, सुई 1 मिनट में मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक एक चक्कर लगाने में कितने मिनट तय करती है? तो सुई एक चक्कर लगाने में 7 मिनट तय
करती है, तो हम 360 में 60 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बनता है प्रति मिनट पर। तो 0 से 0 गया और 6 छंग 36, तो कितना आ गया हमारा 6 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 मिनट में होती है सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री होगा। कितना होगा? 6 डिग्री हो जाएगा। अगला 21वां क्वेश्चन है कि वृत्त के 21वां क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की क्या कहलाती है? तो वृत्त के अनुदिश मतलब हम कोई वृत्त है और इस पर यदि हम चलेंगे और एक बार में पूरी दूरी यदि हम तय कर लें तो यह वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी या परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि। यदि हम यहाँ से वृत्त के संबंध में एक पूरी दूरी एक बार तय कर लें तो यह वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है या परिमाप कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है कि वृत्तीय क्षेत्र के 2 विशेष भाग कौन से हैं? तो वृत्तीय क्षेत्र के 2 विशेष भाग जो होते हैं, एक को हम बोलते हैं त्रिज्याखंड और दूसरे को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? एक को हम त्रिज्याखंड बोलेंगे। यहाँ पे हमारा वृत्त है और वृत्त का जो त्रिज्याखंड हो गया जी, यहाँ पे जी क्या हो गया? जी हो गया अपना त्रिज्याखंड। तो वृत्त का जी क्या है? जी त्रिज्याखंड हो जाएगा। वृत्त का क्या हो जाएगा? जे वृत्त का हमारा त्रिज्याखंड हो जाएगा और वृत्तखंड हम कहेंगे जे वृत्त का हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड नीचे वाला और जे वाला दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार से यह त्रिज्याखंड हो गया, लघु त्रिज्याखंड, और ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन है, सर्वांग समवृत्तों के परिमाप तथा क्षेत्रफल सदैव होते हैं। तो सर्वांग सम जो वृत्त होते हैं उनकी परिमाप और क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाई एक संख्या है। तो पाई जो है एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई हम कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको याद रखना है पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला 25वां हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो एक वृत्त की परिधि जो होती है और व्यास का अनुपात क्या होता है? तो हम देखेंगे कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और हमारा जो व्यास होता है अनुपाते व्यास हम कहेंगे 2 गुणा r। तो 2r व्यास होता है और परिधि होती है 2πr। तो 2 से 2 गया, r से r गया, तो कितना बचा? यहाँ पे बचा पाई अनुपाते, यहाँ पे बचा 1। तो कितना आ गया? पाई अनुपाते 1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है? पाई अनुपाते 1 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आंशिक माप क्या है? तो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का जो आंशिक मान है वो अभी हम देख चुके हैं कि वृत्त का होता है, उसके जो केंद्र होते हैं उसका जो आंशिक मान होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है, पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो पाई का दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी होता है। क्या होता है? अनवसानी होता है या अनावर्ती होता है। वह रुकता नहीं है, वो अनंत तक जाता है, इसलिए उसको हम अनावर्ती बोलते हैं। तो पाई का जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती होगा। अगला 28वां क्वेश्चन हमारा है कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ कैसा अनुपात होता है? तो वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ कैसा अनुपात होता है? तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, क्योंकि एक साइड होता है पाई अनुपात 1। तो कैसा अनुपात कहलाया? ये एक अचर अनुपात कहलाता है। दोनों ना चर संख्याएं होती हैं तो एक अचर अनुपात होता है। अगला 29वां क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है उसके लिए हमारा सूत्र है
360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। फिर से देखिए आप, 360 माइनस थीटा डिग्री अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो याद कर लें आप कि 360 माइनस थीटा डिग्री अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? हमारा दीर्घवृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, आयतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में हमें आयतवृत्त का निकालना है, तो इसको आधा कर दें, मतलब 1/2 कर दें। तो इसका क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगला 31वां क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का व्यास दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या यदि निकालेंगे तो हम 2 का भाग देंगे तो 7 त्रिज्या हो जाएगी, और हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान होता हमारा 7 गुणा 7 हो जाएगा। 7 से 7 गया, और 7 का गुणा हम किस में करेंगे? 22 में करेंगे, तो हमारा 154 आ जाएगा। तो हमारा जी आंसर क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास 14 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? फॉर्मूला में हम मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में रहता है। जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में है, और यदि आयतन आ जाए, क्या आ जाए? आयतन यदि आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन किस में होता है? क्यूब घातें 3 में होता है। अगला 32वां क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 3:5 है। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें व्यास का अनुपात दिया गया है, किसका दिया गया है? व्यास का अनुपात दिया गया है, तो हम क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? हमें क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्ग के बराबर होता है। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। तो यदि हमें वृत्त के व्यासों का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि वृत्त प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? पहले वृत्त का व्यास अपॉन दूसरे वृत्त का व्यास। तो इसी प्रकार से यदि हमें व्यास दिया गया है तो उनका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उनका क्षेत्रफल उनके वर्गों के बराबर होता है। तो कितना होता है? 3 त्रिका 9 और 5 25 हो जाएगा। अगला 33वां क्वेश्चन है हमारा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये में कौन सी है? वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर डाला गया लंब होता है वह जीवा को कैसा करता है? तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। तो कोई यदि हमें वृत्त मिल जाए, यदि हम कहें जी एक वृत्त है और यह एक जीवा है, तो यदि यहाँ से केंद्र मान लो ये है, तो केंद्र से यदि जीवा पर एक लंब डालेंगे तो जीवा बराबर 2 भागों में बट जाएगी। तो जो जीवा है जी बराबर 2 भागों में बट रही है ना, यहाँ से एक भाग जी हो गया एक, तो हम कहेंगे समद्विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त के संगत कोण का माप होगा। तो अर्धवृत्त के संगत कोण का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है का एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो एक वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? वो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हमने कवर कर लिए हैं, और हमें आपसे उम्मीद है कि आपने जरूर याद कर लिए होंगे, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहें इसी प्रकार से, और आप अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऐसे ही बहुत ही अच्छे वस्तुनिष्ठ लेकर आते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारा आपसे वादा है कि हम आपके वार्षिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठों की प्रॉब्लम आपकी होगी वो पूरी दूर करेंगे। इसलिए
आज इतना ही। आप वीडियो को शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।